हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार लाइब्रेरियन 2025 का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। ये आपका क्लास नंबर 10 है और ये है आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। इस बैच में हम लोग लाइब्रेरी साइंस का एक एक टॉपिक, एक एक थ्योरी को अच्छे से कर रहे हैं और साथ में हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से 4323 ऑब्जेक्टिव जो है आपका, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस बैच में बने रहते हो तो आपका थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये बैच कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइब्रेरी साइंस कितना इजी है, आप कुछ भी भूलोगे नहीं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। और ये जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इससे मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंट एग्जाम जैसे आरपीएससी हो गया, एनवीएस, केवीएस, इसरो वगैरह के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो जो भी आपका बिहार का एग्जाम होगा वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी क्वेश्चंस को बना देंगे। अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करवा दिया है, मैंने आपको कमेटी करवा दिया है, मैंने आपको टाइप ऑफ लाइब्रेरी करवा दिया है, मैंने आपको लाइब्रेरी एक्ट में डिलीवरी एक्ट और प्रेस रेगुलेशन एक्ट करवा दिया है। ठीक है। अब आज हम लोग, मैंने आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी करवा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं कमीशन ऑन लाइब्रेरी इन इंडिया। ये अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका 4 से 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अगर आपका स्टेट होता है या आपका बिहार लाइब्रेरियन का पेपर होता है तो उसमें ये 100% 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हर यूनिट का अपना एक वैल्यू है। और यूनिट 1 का बात करें तो उसमें आपका कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ। फिर इसी टाइप से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है, ताकि मैं आपको एक तरह से सिलेबस को एकदम ढंग से पढ़ाऊँ, ताकि आप कोई भी चीज़ को भूलो नहीं। ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। और 1 मिनट आप फिर से देना। अगर जो बच्चे नोट्स के लिए आप मेरे को मैसेज करते हो कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको नोट्स यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे नोट्स ये दिखा ही रहा हूँ। तो अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप देख के लिख सकते हो, है ना। बाकी नोट्स का पीडीएफ देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप मैसेज कर सकते हो 9430851094 पे। आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स कितने में मिल जाएगा? 169 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको नोट्स का डेमो देखना है तो ये देख लीजिए, ये आपका नोट्स है। नोट्स जो है दोस्तों, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपको ये भगा के दिखा रहा हूँ। लास्ट से अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ये आपका लास्ट से हिंदी का नोट्स है। अगर आपको देखना है लाइब्रेरी डेवलपमेंट का, तो ये देखिए आपका हिंदी मीडियम में भी आपका नोट्स अवेलेबल है। तो नोट्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नोट्स को निकलवाइए, हाईलाइटर लेके बैठिए और उसको मार्क करते जाइए। ठीक है। आपका काफ़ी ईजिली पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना किस पे? 9430851094 पे। और कंप्लीट नोट्स कितने में मिल जाएगा? 169 रुपीज़ में मिल जाएगा। फ्री के लिए आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, आप लिख लीजिए खुद से। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना कमीशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका कमीशन होता है वो क्यों बनाया गया? तो कमीशन इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी हमारा जैसे लाइब्रेरी है तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को एक खाका चाहिए। वो खाका, उसका सुझाव, जैसे अब लाइब्रेरी है, मान के चले, मान लीजिए दिल्ली में कोई लाइब्रेरी है, जैसे वो मेडिकल से संबंधित लाइब्रेरी है, तो उस मेडिकल से संबंधित, यानी जो आपका हॉस्पिटल से संबंधित लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सा किताब रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हम आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो वो कमीशन डिसाइड करता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर इतना बुक होना चाहिए, इस लाइब्रेरी का बजट इतना होना चाहिए, इस लाइब्रेरी में इतना स्टाफ होना चाहिए। तो ये कमीशन सारा कुछ डिसाइड करता है। जैसे आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, तो बीपीएससी क्या है? एक कमीशन है, तो वो सारा नियम कानून बनाता है और हम लोग उसका क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो कमीशन एक जो होता है इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग अगर भारत में बात करें, और हम लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भारत में अगर आपसे कभी भी पूछे कि लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, आपसे कभी भी पूछे कि अगर पुस्तकालय के डेवलपमेंट के लिए जो पहला आयोग आया था वो कौन सा आया था, तो आपका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा हंटर कमीशन। आपका कौन सा जवाब हो जाएगा? आपका हो जाएगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो भारत में पुस्तकालय विज्ञान को डेवलप करने के लिए आया था। और ये किसके सरकार में आया था? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था। तो अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का बात करते हैं तो ये जो आपका हंटर आयोग है, यानी हंटर कमीशन, ये कब आया होगा दोस्तों? तो ये आपका 1882 में इसने
अपना रिपोर्ट को क्या किया था, सबमिट किया था। जो आपका हंटर कमीशन है इसने 1882 में आपका क्या किया था, अपने रिपोर्ट को सबमिट किया था। ये बात आपको समझ में आ गया। हंटर कमीशन को गठित करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी हंटर कमीशन बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम आपका क्या था, तो याद रखिएगा हंटर कमीशन को जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के उस वक्त के क्या थे, वाइस रॉय थे, और उन्होंने ही भारत में हंटर कमीशन को क्या किया, नियुक्त किया। हंटर कमीशन को नियुक्त किया और क्यों किया, ताकि भारत में क्या हो सके, भारत में पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय के लिए जो आपका ब्रिटिश सरकार है वो कुछ अगर कदम लेना चाहे तो वो हंटर कमीशन के आधार पर ही लेती। यानी भारत में पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए जो भी निर्णय होता वो हंटर कमीशन से पूछ के ब्रिटिश सरकार लेती। तो मेन उद्देश्य यही था कि भारत में पुस्तकालय का क्या हो, विकास हो। और इसको नियुक्त करने वाले जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, आपके लॉर्ड रिपन थे। कौन थे दोस्तों आपके, तो आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका हंटर कमीशन है वो अपना रिपोर्ट को कब पब्लिश करता है, तो आप याद रखिएगा जो आपका हंटर कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को 1882 में क्या कर देता है, सबमिट कर देता है। क्या करता है आपका 1882 में अपने रिपोर्ट को सबमिट कर देता है। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछे जो आपका हंटर कमीशन है इसको भारत में और किस नाम से जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका हंटर कमीशन है उसको भारत में किस और नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जो आपका हंटर कमीशन है इसको ही हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। जो आपका हंटर कमीशन है इसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना हंटर पढ़ रहे हैं तो आखिर इनका पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा जो आपके हंटर सर थे इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था सर, इनका नाम याद रख लीजिए दोस्तों, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था सर W हंटर। क्या नाम था, याद रखिए सर W हंटर। अब मेरे से कुछ बच्चे पूछेंगे बताओ यहाँ पे W का क्या मतलब है, W का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि W का क्या मतलब है, तो आपको बताना होगा। तो देखिए जो आपका हंटर कमीशन में जो आपके W है इसका मतलब हो जाता है विलियम, इसका मतलब हो जाता है विलियम विल्सन हंटर। क्या हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, तो जो आपके सर विलियम विल्सन हंटर हैं ये आपका क्या हैं, ये आपके हंटर कमीशन के अध्यक्ष हैं। कौन, सर विलियम विल्सन हंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके हंटर सर हैं इनका जो आपका बॉर्न डेट है वो क्या है, तो ये कब जन्म लिए थे, तो ये आपका 15 जुलाई 1840 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 जुलाई 1840 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें विलियम हंटर का डेथ कब हुआ था, तो इनका डेथ जो है वो आपको 6 फरवरी 1900 के आसपास हुआ था। कब हुआ था, 6 फरवरी 1900 के आसपास इनका डेथ जो है वो हो गया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया, हमने यही बात किया कि भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो पहला कमीशन बना था वो कौन सा कमीशन था, आपका हंटर कमीशन था। और इसको बनाने वाले जो थे वो उस वक्त के तत्कालीन वॉइस रॉय कौन, लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को नियुक्त किया था। हंटर कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1882 में क्या कर दिया था, सबमिट कर दिया था। जो आपका हंटर कमीशन है इसी को हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर W हंटर, जो आपके सर W हंटर है यानी विलियम विल्सन हंटर हैं, इनका जो जन्म डेट है वो कब है, तो आप लोग याद रखिएगा इनका जन्म डेट है आपका 15 जुलाई 1840। और इनका मृत्यु का डेट अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 6 फरवरी 1900। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 6 फरवरी 1900 आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे एक और चीज़ पूछा जाता है कि जो सईद मोहम्मद, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि जो आपके सईद मोहम्मद, ध्यान रखिएगा क्या पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि सईद मोहम्मद कौन, सईद मोहम्मद। और आपसे पूछा जाएगा कि भूदेव मुखर्जी, सईद मोहम्मद भूदेव मुखर्जी। ठीक है, सईद मोहम्मद, फिर आपसे पूछा जाएगा भूदेव मुखर्जी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा केटी टलंग। कौन आपसे पूछा जाएगा, केटी टलंग। पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित थे, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा ये संबंधित किससे थे, तो ये आपका हंटर कमीशन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे आपके, तो ये आपका हंटर कमीशन से संबंधित है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जो आपका दोस्तों हंटर कमीशन था ये कब आया था, तो ये आपका 3 फरवरी 1882 को आया था। ठीक है, जो आपका हंटर कमीशन है ये किसके अध्यक्षता में बना था, तो याद
याद रखिएगा ये आपका विलियम विंसन हंटर के अध्यक्षता में बना था। जो आपका हंटर कमीशन है इसको नियुक्त करने वाले कौन थे, तो उस वक्त के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन इसको नियुक्त किए थे। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर बात आता है कि हंटर कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया था। तो हंटर कमीशन को इसीलिए नियुक्त किया गया था कि भारत के अंदर पुस्तकालय विज्ञान का क्या हो, डेवलपमेंट हो। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पहला ऐसा कमेटी था जिसको नियुक्त किया गया था ताकि भारत के अंदर लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय विज्ञान का क्या हो, डेवलपमेंट हो पाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके शहीद मोहम्मद हैं, भूदेव मुखर्जी हैं, फिर आपके केती तलंग हैं, ये किस कमेटी से संबंधित है, तो ये आपका हंटर कमीशन से आपके संबंधित है। तो आई होप आपको मैंने हंटर कमीशन अच्छे से पढ़ा दिया। हंटर कमीशन के बाद आ जाता है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। हंटर कमीशन के बाद आपका कौन सा कमीशन आ जाता है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। और दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आपका जो टॉपिक है ईजिली कंप्लीट हो जाए। और यकीन मानिए दोस्तों इस टॉपिक से आपका 5 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा। देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये कब आता है, तो ये आपका 1902 में आता है। इसको भी स्थापित कौन करता है, तो इसको भी स्थापित करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हंटर कमीशन को भी स्थापित कौन करता है, तो हंटर कमीशन को भी स्थापित करता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था, इसके जो वाइस रॉय थे उस वक्त कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के जो आपके उस वक्त के तत्कालीन वाइस रॉय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन। तो ये बात आपको याद रखेगा। हंटर कमीशन के टाइम कौन था, तो आप लोग को याद है हंटर कमीशन के टाइम आपके लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, आपके लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन के टाइम आपके भारत के क्या थे, वॉइस रॉय थे। और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के टाइम जो आपके वॉइस रॉय थे भारत के वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है इसको इस्टेब्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है। और कब करती है, 1902 में करती है। वह अधिकारी जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को स्थापित करता है वो कौन है, आपके लॉर्ड कर्जन है। और ये भारत के क्या है, वाइस रॉय हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो दोस्तों जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है इसका उद्देश्य भारत में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा है यानी जो विश्वविद्यालय के अंदर जो भी शिक्षा दिया जा रहा है भारत में उसके अंदर क्या हो, तो उसके अंदर आपका सुधार हो। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो शिक्षा दिया जा रहा है उसका क्या हो, सुधार हो। ये इसी के लिए आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को क्या किया गया था, बनाया गया था। और उसी के बाद 1902 में ये कमीशन आता है। और 1904 में ये जो कमीशन है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ये क्या करता है, अपना रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करती है, सौंप देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये रिपोर्ट दे देती है तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उसको ध्यान रखेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी एक्ट जो होता है वो पारित हो जाता है। यानी यूनिवर्सिटी एक्ट जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, पास कर देती है। और इसी यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या बोला जाता है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होना चाहिए, आपका लाइब्रेरी होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो था ये कब आया था, तो ये आपका इसका नियुक्ति इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का नियुक्ति 1902 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी गवर्नमेंट थी, तो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का काम क्या था, तो उसका काम एक ही था कि भारत के अंदर जो भी आपका विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो आपका शिक्षा है उसके अंदर क्या हो, सुधार हो, ठीक है। इसी के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन काम करती है। और 1904 में क्या करती है, अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देती है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर निर्णय यही लेती है कि यूनिवर्सिटी एक्ट पास करती है। क्या पास करती है, यूनिवर्सिटी एक्ट पास करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय एक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय एक्ट भी बोल देते हैं। विश्वविद्यालय एक्ट पारित हो जाता है और उसमें ये बात बोला जाता है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, यानी ग्रंथालय होना चाहिए। और जो आपका लाइब्रेरी होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा व्यवस्था भी आपका होना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को। अब हम लोग पढ़ेंगे सैडलर कमीशन। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सैडलर कमीशन है इसी को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोल देते हैं। अभी मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा सैडलर कमीशन के बारे में, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले याद रखिए जो आपका सैडलर कमीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग
कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोल देते हैं। सैडलर कमीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी क्या करते हैं, बोल देते हैं। तो सबसे पहला बात ये आता है कि जो आपका सैडलर कमीशन है, सैडलर कमीशन है, ये किसके अध्यक्षता में इसको गठन किया जाता है। अध्यक्षता को आप लोग डायरेक्टर समझिएगा, जो आपका सैडलर कमीशन है उसके डायरेक्टर यानी उसके अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा सैडलर कमीशन के जो आपके हेड हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके माइकल सैडलर। कौन हो जाएगा आपका, माइकल सैडलर। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपके माइकल सैडलर हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सर माइकल, इनका पूरा नाम है सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आपका सैडलर कमीशन है, जिसको हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, इसका जो अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष था, वो कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा माइकल सैडलर जो थे वो आपके सैडलर कमीशन के अध्यक्ष थे। सर माइकल सैडलर का पूरा नाम जो है वो है आपका सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपके सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर हैं, जो कि आपके सैडलर आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, इनका जन्म कब हुआ है यानी इनका बर्थ कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा इनका जो बर्थ है वो आपको होता है 3 जुलाई 1861 को। कब होता है दोस्तों, 3 जुलाई 1861 को आपका सैडलर का क्या होता है, जन्म होता है, जो आपके सैडलर कमीशन के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका सैडलर कमीशन है उनका जो आपके सैडलर हैं यानी सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर है, इनका मृत्यु कब हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इनका मृत्यु जो है ये आपका 14 अक्टूबर 1943 को हो जाता है। तो ये जो आपके सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर हैं, ये पता है आपको क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा ये लीड विश्वविद्यालय यानी लीड यूनिवर्सिटी के पता है ये क्या रहते हैं, तो ये लीड यूनिवर्सिटी के आपके कुलपति रहते हैं। ये लीड यूनिवर्सिटी के क्या रहते हैं, कुलपति रहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि जो आपका सैडलर कमीशन है, इसका संबंध, सैडलर कमीशन का जो संबंध है वो भारत में किस विश्वविद्यालय से यानी कौन से यूनिवर्सिटी से आपका सैडलर कमीशन का ताल्लुक है, तो आप लोग याद रखिएगा सैडलर कमीशन का जो संबंध है वो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है। किससे है, आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। इसीलिए हम लोग सैडलर कमीशन को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के रूप से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो आपका सैडलर कमीशन है इसी को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है उसका संबंध जो है वो आपका सैडलर कमीशन से है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका सैडलर कमीशन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो सैडलर कमीशन को ही हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब सवाल आता है कि जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी सैडलर कमीशन है इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो कमीशन है ये आपका कब आता है, तो ये जो कमीशन है ये आपका 1917 में आता है और आपको 18 मार्च 1919 को 18 मार्च 1919 को ये क्या करती है, सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती है। क्या कर देती है, आपको सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती है। ठीक है, और उसी के बाद याद रखिएगा ये जो सैडलर आयोग है यही ये बात बोलता है कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में जो आपका लाइब्रेरियन है वो किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है और प्रोफेसर के समान पद एवं सम्मान एवं सेवा के समान माना जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपका सैडलर कमीशन है यही ये बात बोलता है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी है, देखिए समझिए, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं ये आपका चिंटू 1 है, ये आपका क्या है, चिंटू 1 है और ये आपका चिंटू 2 है। ठीक है, ये आपका चिंटू 2 है। ठीक है, तो ये जो है आपका चिंटू 1 और ये आपका चिंटू 2। चिंटू जो है ये आपका मैथ का प्रोफेसर है और जो आपका चिंटू 2 है ये आपका क्या है, लाइब्रेरियन है। ठीक है, तो ये बोला जा, ये जो आपका सैडलर कमीशन है ये बात बोलता है कि जो आपका चिंटू 2 है ये चिंटू 1 से किसी भी चीज़ में कम नहीं है, यानी जो चिंटू 1 है और चिंटू 2 है वो दोनों क्या है, वो आपका बराबर है। वो क्या है, दोनों आपका बराबर है, दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, सेम एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो सैडलर आयोग जो है वो यही बात बोलता है कि विश्वविद्यालय का जो भी लाइब्रेरियन है वो किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है, यानी प्रोफेसर के बराबर होगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने ये बात बोला था कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है, तो आपका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा सैडलर आयोग। क्या हो जाएगा, सैडलर आयोग। इसी की वजह से आप लोग देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय नवोदय वगैरह में जो लाइब्रेरियन का सैलरी होता है वो टीचर के सैलरी के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपके टीचर के सैलरी के बराबर होता है।
और इन्होंने ये अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1919 में दिया था। ये कमीशन कब आया था, 1917 में आया था। ठीक है, तो फिर से हम लोग बात करते हैं। जो आपका सैडलर कमीशन है, इसी को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। जो आपका सैडलर कमीशन है, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो कौन थे आपके, तो माइकल सैडलर थे, जिनका पूरा नाम है सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर। इनका जो जन्म है वो 3 जुलाई 1861 को होता है। इनका मृत्यु 14 अक्टूबर 1943 को हो जाता है। जो आपके सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर हैं, ये लीड यूनिवर्सिटी के क्या रहते हैं, कुलपति रहते हैं। फिर सैडलर कमीशन जो होता है, ये आपका सैडलर कमीशन को ही हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सैडलर कमीशन को जो है 1917 में नियुक्त किया जाता है और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब जारी कर देता है, 18 मार्च 1919 को ये अपना रिपोर्ट जारी कर देते हैं। सैडलर कमीशन यही बात बोलती है कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन किसी भी मामले में जो आपका प्रोफेसर है उससे क्या है, कम नहीं है, और प्रोफेसर के समान पद एवं समान सेवा के अनुसार ही लाइब्रेरियन को माना जाना चाहिए। ये बात किसने बोला था, आपका सैडलर कमीशन ने ही ये बात बोला था। जो आपका सैडलर कमीशन है, इसी को हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, इसको किस लिए बनाया गया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसका क्या हो सके, उसका जो भार है वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके, क्या हो सके, उसका जो भार है वो आपका ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने ये बात भी बोला था कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो लाइब्रेरी है वो प्रॉपर ढंग से यानी सुचारू ढंग से काम करना चाहिए। ये कथन भी किसने दिया था, तो ये कथन भी आपका सैडलर कमीशन ने ही आपका दिया था। तो आई होप आपको ये कमीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा आता है रीचे कमेटी। कौन सा कमेटी आता है, फिर हमारा रीचे कमेटी आता है। रीचे कमेटी का बात करें तो जो आपका रीचे कमेटी है ये कब आता है आपका, तो रीचे कमेटी जो है ये आपका 1926 में आता है। ये कब आता है आपका, 1926 में आता है। ठीक है, तो उस वक्त का जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी यानी तत्कालीन भारत सरकार थी, वो क्या करती है, आपकी रीचे समिति को क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। और कब करती है, तो 1926 में करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो याद रखने वाला है, रीचे कमेटी में आपको ये याद रखना है कि रीचे कमेटी ही एक ऐसा कमेटी है जिन्होंने ये बात बोला था कि जो आपका इंपेरिकल लाइब्रेरी है, जो आपका इंपेरियल लाइब्रेरी है, इसको इन्होंने क्या बोला था कि इंपेरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी बना दो। इंपेरियल लाइब्रेरी को उन्होंने क्या बोला था कि इंपेरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी बना दो। लेकिन जो इन्होंने ये चीज़ का सुझाव तो दिया, लेकिन जो सरकार है वो इस बात को नहीं मानती और उन्होंने इंपेरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं बनाया। डिपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में आप लोग को पता है कि कोई भी पब्लिशर जो किताब पब्लिश करता है उसको 30 दिन के अंदर डिपोजिटरी लाइब्रेरी को क्या करना होता है, किताब का एक एक प्रति भेजना होता है। और इंडिया में कितने जगह भेजना होता है, 4 जगह भेजना होता है। तो अगर आप 4 जगह नहीं भेजते हो तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है। और प्रतिदिन के हिसाब से जो फाइन लगता है वो आपका 50 रुपया लगता है। और उससे मैक्सिमम अगर आप फाइन से भी नहीं सुधर रहे हो तो आपको जेल भी हो सकता है। और जेल कितने दिन के लिए होगा, तो जेल आपका 6 महीने के लिए होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जो आपका रीचे कमेटी है ये 1926 में बनता है। और इसको बनाने के लिए कौन बनाता है, तो इसको भारत सरकार बनाती है यानी इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। और ये जब इंडियन गवर्नमेंट इसको बना देती है तो ये इस बात का सिफारिश करते हैं रीचे कमेटी कि जो आपका इंपेरियल लाइब्रेरी है उसको क्या बना दिया जाए, तो उसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी बना दिया जाए। बट इनके बात को नहीं माना जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आयोग है जो इस बात का रिकमेंडेशन देता है कि जो आपका इंपेरियल लाइब्रेरी है उसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी बना दो, तो आप बोल दीजिएगा ये देता है आपका रीचे कमेटी। कौन देता है, आपका रीचे कमेटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग अवेयर हो जाइएगा। ये है आपका राधा कृष्णन कमीशन। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राधा कृष्णन कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों हम लोग अब राधा कृष्णन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, ठीक है, इसको नियुक्त कब किया गया था, तो राधा कृष्णन कमीशन को जो है हम लोग 1948 में नियुक्त करते हैं। राधा कृष्णन कमीशन को हम लोग कब नियुक्त करते हैं, तो राधा कृष्णन कमीशन को हम लोग 1948 में नियुक्त करते हैं। जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है वो कौन से लाइब्रेरी के लिए आया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लाइब्रेरी हमारे पास 3 टाइप का होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। तो जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है वो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए आता है। राधा कृष्णन कमीशन कौन से लाइब्रेरी के लिए आता है, तो राधा कृष्णन कमीशन जो है ये आपका शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए आता है। फिर आपसे ये बात पूछा जाता है कि जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है इसके हेड कौन थे, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा राधा कृष्णन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे आपके, डॉक्टर राधा कृष्णन ही राधा कृष्णन कमीशन
कमीशन के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, जो आपका नोट्स होगा उसमें स्पेलिंग सही मिलेगा। तो राधा कृष्णन कमीशन को कब बनाया जाता है, 1948 में बनाया जाता है। कौन से लाइब्रेरी के बनाया जाता है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए बनाया जाता है। राधा कृष्णन कमीशन के जो अध्यक्ष बन जाते हैं वो कौन बन जाते हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ही राधा कृष्णन कमीशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसका सबसे खास बात इस लाइब्रेरी का ये था कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो आपका पुस्तकालय यानी जो आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी जो होता है ये हर्ट होता है। लाइब्रेरी क्या होता है, हर्ट होता है। और किसका हर्ट होता है, तो यूनिवर्सिटी का होता है। यानी राधा कृष्णन कमीशन ये बात बोलते हैं कि जो आपका पुस्तकालय होता है, जो आपका पुस्तकालय होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, दिल होता है। यानी जो आपका लाइब्रेरी होता है वो क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या होता है, दिल होता है। और ये बात किसने बोला था, तो ये बात बोला था राधा कृष्णन कमीशन ने। इन्होंने यही बात बोला था कि लाइब्रेरी इज़ द हर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वर्क। इन्होंने यही बात बोला था कि जो लाइब्रेरी है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, दिल होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। उसके बाद ये बोले थे कि लाइब्रेरी के अंदर अब आपको क्या लगाना होगा, तो लाइब्रेरी के अंदर अब आपको कर लगाना होगा। तो कर कितना लगा दो, तो 6.25% लगा दो। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग 6.25% या बहुत बुक में इसको 6.50% भी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो आपका ज़्यादातर सही 6.50% ही होता है। तो जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है वो क्या बोलता है, लाइब्रेरी के ऊपर टैक्स लगा दो। और टैक्स कितना लगा दो, 6.25% या 6.50%। यानी अगर 100 रुपया है तो उस पर टैक्स आप कितना लगा दिए, 6 रुपया 50 पैसा उस पर आप क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए। और ये किसको जाएगा, तो ये आपके लाइब्रेरी को जाएगा। तो राधा कृष्णन कमीशन क्या बोलता है, जो भी बजट है उस पर कितना टैक्स लगा दो, 6.25% या 6.50% लगा दो। इन्होंने राधा कृष्णन कमीशन ने ये बात बोला था कि जो आपका लाइब्रेरी होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। लाइब्रेरी कैसा होगा, ओपन एक्सेस सिस्टम होगा। ओपन एक्सेस सिस्टम होगा यानी मतलब जो अलमीरा है वो खुला रहेगा, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किताब जो है वो क्लोज्ड हो यानी बंद हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना चीनी वाला, कि अगर आप किसी दुकानदार के पास चीनी जाके ले रहे हो, बोलते हो भैया मुझे चीनी दे दो, और वो दुकानदार आपको चीनी देता है, तो ये क्या हो गया, आपका क्लोज एक्सेस हो गया। लेकिन आप मॉल में जाते हो, चीनी को खुद से उठाते हो, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका ओपन एक्सेस हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जो आपका ये कौन सा कमीशन था, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, यही वो कमीशन है जो क्या बोलता है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या होना चाहिए, जो आपका लाइब्रेरी होता है उसके अंदर कौन होना चाहिए, तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन होना चाहिए। और ये सारे लाइब्रेरियन कैसे होने चाहिए, तो ये सारे लाइब्रेरियन ट्रेंड होने चाहिए। लाइब्रेरियन कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए यानी ट्रेंड होने चाहिए। तो राधा कृष्णन कमीशन क्या क्या बोलता है, ध्यान रखिए। राधा कृष्णन कमीशन से पूछा जाता है कि राधा कृष्णन कमीशन कब आया था, तो 1948 में आया था। किस लाइब्रेरी के लिए आया था, तो एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए आया था। इसको स्थापित यानी इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन है। ठीक है, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है ये 6.25% क्या करता है, लाइब्रेरी का सेस को रखता है। यानी कर जो आपका क्या बोला जाता है, सेस को टैक्स जो है वो कितना करता है, 6.25% टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। राधा कृष्णन कमीशन क्या बोलता है, जो आपका लाइब्रेरी होना चाहिए वो आपका ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। और लाइब्रेरी के अंदर जो भी लाइब्रेरियन होगा वो कैसा होगा, परिशिक्षित होगा यानी ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। फिर उन्होंने यही बात बोला था कि जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या होता है, किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, दिल होता है। तो इसी रूप से आपका राधा कृष्णन कमेटी भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका राधा कृष्णन कमेटी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये दो बात बोला गया था कि लाइब्रेरी किसी भी विश्वविद्यालय का दिल होता है। और इन्होंने ये बात बोला था कि जो अब लाइब्रेरी है उसके ऊपर कर लगना चाहिए यानी टैक्स लगना चाहिए। और वो टैक्स कितना लगना चाहिए, तो 6.25% या 6.50%। मेरे हिसाब से 6.50% होगा, बाकी आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, राधा कृष्णन कमेटी पढ़ने के बाद आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं रंगनाथन कमेटी। कौन सा कमेटी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रंगनाथन कमेटी। याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका रंगनाथन कमेटी है ये किसके सहयोग से बना था, तो आप लोग याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी है ये आपका यूजीसी के सहयोग से आपका रंगनाथन कमेटी बना था। जो आपका रंगनाथन कमेटी है ये कब बना था, तो याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी है इसका निर्माण 1957 के टाइम किया गया था। और किसके सहयोग से किया गया था, तो आपका याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से आपका ये
बना था। और जो यूजीसी के उस वक्त के चेयरमैन थे, उस वक्त का अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए, जिस वक्त आपका ये रंगनाथन कमेटी बना था, या आपसे पूछा जाए यूजीसी का जो प्रथम चेयरमैन यानी फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन है, तो वो आपके सीडी देशमुख सर हैं। वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके सीडी देशमुख सर हो जाएंगे। सीडी देशमुख वह व्यक्ति हैं जो आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या थे, आपके फर्स्ट चेयरमैन थे। अब आपका जो रंगनाथन कमेटी है, इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी है इसका मुख्य उद्देश्य हायर एजुकेशन और साथ में हायर एजुकेशन के साथ साथ जो आपका लाइब्रेरी डेवलपमेंट होता है, हायर एजुकेशन के साथ साथ जो आपका लाइब्रेरी डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्डिंग, रूल बनाने के रिगार्डिंग या वो कैसे डेवलप होगा उसके रिगार्डिंग सुझाव देने के लिए आपका रंगनाथन कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, रंगनाथन कमेटी जो है 1957 में ये बन जाती है और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपती है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी है ये अपना रिपोर्ट 1959 में प्रकाशित करती है। कब करती है, तो 1959 में अपने रिपोर्ट को क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है और जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट का क्या नाम रहता है, तो उस रिपोर्ट का नाम रहता है आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। क्या नाम रहता है उस रिपोर्ट का नाम रहता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहता है दोस्तों वो यही रहता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, आई होप आपको ये बात याद रहा होगा। तो मैंने आपको बताया रंगनाथन कमेटी का स्थापना हम लोग 1957 में करते हैं। किसके सहयोग से करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से करते हैं। रंगनाथन कमेटी जो है 1959 में अपना रिपोर्ट देती है और जो रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या होता है, उस रिपोर्ट का शीर्षक होता है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी। जो आपका रंगनाथन कमेटी होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लाइब्रेरी का शिक्षा है उसको प्रमोट कर सकें, जो लाइब्रेरी है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग बढ़िया बना सकें, साथ में देश में जो आपका हायर एजुकेशन है यानी उच्च शिक्षा है उसको भी हम लोग क्या कर सकें, बढ़िया बना सकें, यानी उच्च शिक्षा में सुधार कर सकें। जो आपका रंगनाथन कमेटी है वो अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित करती है, तो 1959 में प्रकाशित करती है। आपसे फिर पूछा जाता है कि जो आपका रंगनाथन कमेटी है वो जो ये सारा कुछ कर रही थी तो वो किसके लिए करती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा रंगनाथन कमेटी जो है वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सुझाव वगैरह देती। किसके लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। मैंने आपको लाइब्रेरी के टाइप में बताया था कि जो आपका लाइब्रेरी का टाइप होता है एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, इसका आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है, स्पेशल लाइब्रेरी होता है। तो जो आपका रंगनाथन कमेटी है वो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए क्या करती है, काम करती है। ये बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो रंगनाथन कमेटी में आपके जो यूजीसी के चेयरमैन रहते हैं वो कौन थे, तो याद रखिएगा रंगनाथन कमेटी में यूजीसी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर सीडी देशमुख थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्होंने बोला कि जो आपका यूनिवर्सिटी होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है, किसी भी विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट होता है वह विश्वविद्यालय का क्या होता है, शरीर होता है यानी बॉडी होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो जो स्टूडेंट होता है वो उस विद्यालय का क्या होता है, शरीर होता है। उस यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी प्रशासनिक लोग जो होते हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस विश्वविद्यालय के हेड होते हैं यानी दिमाग होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, हेड होता है यानी मस्तिष्क होता है। जो टीचर होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, टीचर जो होता है किसी भी विश्वविद्यालय का आत्मा होता है। टीचर किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, आत्मा होता है यानी सोल होता है। और इन्होंने यही बात बोला था कि जो आपका लाइब्रेरी होता है किसी भी विश्वविद्यालय में वो क्या होता है, उस विश्वविद्यालय का हार्ट होता है। वो क्या होता है, उस विश्वविद्यालय का हार्ट होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सीडी देशमुख सर ने क्या बोला था, सीडी देशमुख के बारे में जान लीजिए। तो जो आपके सीडी देशमुख है वो यूजीसी के चेयरमैन रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो स्टूडेंट होता है किसी भी विश्वविद्यालय का शरीर होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का हेड होता है। जो टीचर होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का आत्मा होता है। और जो आपका लाइब्रेरी होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, आपका हार्ट होता है। ये बात किसने बोला था, तो ये बात किसने बोला था, तो डॉक्टर सीडी देशमुख ने ये बात बोला था। उसके बाद अगर आप याद रखिएगा तो जो आपके रंगनाथन सर हैं वो रिपोर्ट जारी करते हैं किसके रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के रिगार्डिंग। और ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हो जाता है, तो ये रिपोर्ट आपका प्रकाशित हो जाता है 1959 में। अब देखिए इसमें क्या क्या बात बोला जाता है। तो इसमें ये बोला जाता है
कि स्टूडेंट से क्या किया जाएगा, स्टूडेंट से 15 रुपया से टैक्स लिया जाएगा। 15 रुपया किससे टैक्स लिया जाएगा, तो 15 रुपया स्टूडेंट से टैक्स लिया जाएगा। और जो टीचर है, जो उस वक्त रिसर्च स्कॉलर है, उससे कितना रुपया टैक्स लिया जाएगा, तो उससे लिया जाएगा 200 रुपये टैक्स। उससे कितना रुपया टैक्स लिया जाएगा, तो उससे 200 रुपया टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये पुस्तकालय का एक तरह का क्या हो सकता है, अनुदान हो सकता है। इसे पुस्तकालय अपने पे खर्चा करके क्या करेगी, लाइब्रेरी को डेवलप करने का काम करेगी। लाइब्रेरी को क्या करने का काम करेगी, डेवलप करेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रंगनाथन कमेटी जो है ये आपका 1957 में आती है, यूजीसी के सहयोग से ये बनती है। इसके फर्स्ट चेयरमैन यानी यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन आपके सीडी देशमुख रहते हैं। जो आपका रंगनाथन कमेटी होता है, इसका मेन उद्देश्य रहता है लाइब्रेरी को बढ़ावा देना, साथ में जो आपका हायर एजुकेशन है इंडिया में उसको भी बढ़ावा देना। जो आपका रंगनाथन कमेटी है 1959 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है, और उस रिपोर्ट का जो शीर्षक होता है वो होता है आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। जो आपका रंगनाथन कमेटी है ये जो आपका जिस लाइब्रेरी के लिए काम करती है वो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए काम करती है। इसके अंदर यूजीसी के जो आपके चेयरमैन रहते हैं डॉक्टर सीडी देशमुख साहब, वो क्या बोल देते हैं कि जो स्टूडेंट होता है किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है, शरीर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी विश्वविद्यालय का दिमाग होता है। टीचर किसी भी विश्वविद्यालय का आत्मा होता है, और जो लाइब्रेरी होता है किसी भी विश्वविद्यालय का हार्ट होता है। उसके बाद हमने बात किया कि लाइब्रेरी के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। 15 रुपये स्टूडेंट से वसूला जाने लगता है, और साथ साथ 200 रुपये जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनसे ये चीज़ लिया जाने लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। दूसरा बात आपसे कभी कोई पूछ देता है कि डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में यूजीसी के द्वारा कौन सी समिति गठित की गई। जो आपका डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, रंगनाथन समिति का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, रंगनाथन समिति किस पर गठित की गई, तो याद रखिएगा जो आपका रंगनाथन कमेटी था ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर ये गठित किया गया था। यानी जो रंगनाथन कमेटी था, मैंने आपको जैसे बताया, कॉलेज के अंदर एजुकेशन और साथ साथ लाइब्रेरी का शिक्षा प्रमोट करने के लिए ये आपका रंगनाथन कमेटी बनाया गया था। आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि बताओ 15 रुपये प्रति छात्र और 200 रुपये प्रति रिसर्च स्कॉलर या टीचर ये कौन से कमेटी ने किया था, तो आप लोग बोल दीजिएगा रंगनाथन कमेटी। रिसर्च स्कॉलर की जगह यहाँ पे आपका टीचर भी हो सकता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका रंगनाथन कमेटी है उन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया, तो क्या बोलोगे, रंगनाथन कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था। रंगनाथन कमेटी का जो क्या कहते हैं शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था, तो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से हुआ था। ठीक है, आई होप आपको रंगनाथन कमेटी समझ में आ गया। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछता है, एडवाइजरी कमेटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका एडवाइजरी कमेटी है बहुत बार क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। जो आपका एडवाइजरी कमेटी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका एडवाइजरी कमेटी होता है इसी को हम लोग सिन्हा कमेटी भी बोलते हैं। जो आपका एडवाइजरी कमेटी है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिन्हा कमेटी भी बोल देते हैं। अब सवाल आता है कि हम लोग इसको सिन्हा कमेटी क्यों बोल देते हैं, तो याद रखिएगा एडवाइजरी कमेटी को हम लोग सिन्हा कमेटी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, केपी सिन्हा सर बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, केपी सिन्हा सर बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो आपका एडवाइजरी कमेटी है उसको हम लोग सिन्हा कमेटी या सिन्हा कमेटी या केपी सिन्हा समिति भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ ये बात है कि जो आपका एडवाइजरी कमेटी है, जो आपका एडवाइजरी कमेटी है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके केपी सिन्हा थे। एडवाइजरी कमेटी कब बनाया गया था, तो एडवाइजरी कमेटी जो है ये आपको 1957 में बनाया गया था। एडवाइजरी कमेटी कब बनाया गया था, तो 1957 में इसको बनाया गया था। इसी कमेटी को हम लोग सिन्हा कमेटी, इसी कमेटी को हम लोग एडवाइजरी कमेटी के रूप से जानते हैं। अब सवाल आता है कि जो आपका एडवाइजरी कमेटी है आखिर ये कुछ बोलता है या क्या, तो हाँ, जो आपका एडवाइजरी कमेटी है या जो सिन्हा कमेटी है ये बोलता है कि जो आपका पुस्तकालय है, जो आपका पुस्तकालय है वो 3 लेवल पर होना चाहिए। कौन कौन सा, तो ये बोलता है कि जो पुस्तकालय है वो आपका पंचायत लेवल पर भी होना चाहिए, यानी गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होना चाहिए। सिन्हा कमेटी ने यही बात बोला कि जो आपका पुस्तकालय है वो आपका पंचायत लेवल पर भी होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर भी होना चाहिए, और साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होना चाहिए। इसका अनुशंसा कौन करता है, तो इसका अनुशंसा जो है ये आपका केपी सिन्हा कमेटी करता है। साथ साथ ये क्या बोले थे, ये बात यही बोले थे कि जो आपका पुस्तकालय है, जो आपका पुस्तकालय है उसके अंदर लाइब्रेरियन का क्या किया जाना चाहिए, नियुक्ति किया जाना चाहिए। इसके संबंध में भी एडवाइजरी कमेटी ने
अनुशंसा किया था। ये बात आपको याद रहेगा तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको याद में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बात बोला गया था कि 6 रुपये पैसे प्रति रुपये की दर से ग्रंथालय को क्या रहना चाहिए, कर लेना चाहिए। यानी ये बोलता है कि जो एडवाइजरी कमेटी या सिन्हा कमेटी था ये बोलता है कि जो आपका लाइब्रेरी है उसको 6 पैसा, उसको कितना 6 पैसे प्रति रुपये का क्या लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। 6 पैसे प्रति रुपये का क्या लेना चाहिए, ग्रंथालय कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखिएगा। और साथ साथ ये बात ये भी बोला गया था एडवाइजरी कमेटी के द्वारा कि स्टेट से पैसा लेना चाहिए और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्या लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी लाइब्रेरी को पैसा लेना चाहिए और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लाइब्रेरी को क्या लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है, तो आप लोग बोल दीजिएगा जो आपका सिन्हा कमेटी है ये आपका लाइब्रेरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आपका लाइब्रेरी से। राधा कृष्णन कमीशन किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा जो आपका राधा कृष्णन कमीशन था, जो आप राधा कृष्णन मैं बोल रहा हूँ, जो आपका रंगनाथन कमेटी था वो भी किससे संबंधित था, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी से। जो आपका एडवाइजरी कमेटी है ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी आपका पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। याद रखिएगा जो आपका सिन्हा कमेटी है इसको और किसी नाम से जाना जाता है, तो हाँ इसको हम लोग कंसल्टिव कमेटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिन्हा कमेटी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए जो आपका सिन्हा कमेटी है वो यही बात बोलता है कि पंचायत स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होना चाहिए। तो आई होप आपको एडवाइजरी कमेटी करवा दिया। ये बहुत बार पूछेगा एडवाइजरी आपको ये बात बहुत बार पूछेगा कि जो आपका एडवाइजरी कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के.पी. सिन्हा थे। के.पी. सिन्हा को इसीलिए हम लोग इसको सिन्हा कमेटी भी बोलते हैं, 1957 में आया था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोठारी कमीशन के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन तो 100% आना तय है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका कोठारी कमीशन है ये किसके अध्यक्षता में बनता है, तो कोठारी कमीशन जो है दोस्तों ये आपका डी.एस. कोठरी के अध्यक्षता में बनता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ जो कोठारी कमीशन है ये किसके अध्यक्षता में बनता है, तो जो आपका कोठारी कमीशन है दोस्तों ये आपका डी.एस. कोठरी के अध्यक्षता में बनता है। कोठारी कमीशन किसके अध्यक्षता में बनता है, तो कोठारी कमीशन जो है दोस्तों ये आपका डी.एस. कोठरी के अध्यक्षता में बनता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका कोठारी कमीशन है इसको कब बनाया गया, तो याद रखिएगा जो आपका कोठारी कमीशन है इसको 14 जुलाई 1964 को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। और अगर इसको पूछा जाए कि आपसे इसको कम कर दिया जाता है तो इसको 29 जून 1966 को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। तो जो आपके कोठारी कमीशन है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डी.एस. कोठरी साहब हैं। इस कमेटी को 14 जुलाई 1964 को बनाया जाता है और इस कमेटी को 29 जून 1966 को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डी.एस. कोठरी में डी.एस. का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। डी.एस. कोठारी में जो आपका डी.एस. कोठरी है इसमें अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डी.एस. का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप बोलिएगा इनका फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। क्या है आपका, दौलत सिंह कोठारी। क्या हो जाएगा, दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी को कोठारी कमीशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है, तो 14 जुलाई 1964 को बना दिया जाता है। उसके बाद इस कमेटी को 29 जून 1966 को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखिए जो आपका कोठारी कमीशन है वो क्या क्या बोलता है, तो याद रखिएगा जो आपका कोठारी कमीशन है वो 1966 में अपना रिपोर्ट क्या देता है, गवर्नमेंट को देता है। ये कमेटी ये बात बोलता है, जो आपका कोठारी कमीशन है ये बात आपको बोलता है कि जो आप कर 6.5% ले रहे थे उसको अब बढ़ा के कितना कर दीजिए, तो उसको बढ़ा के 10% कर दीजिए। जैसे कि आपको बोला गया था ना, आपको किसने बोला था, आपको रंगनाथन ने ये बात बोला था, रंगनाथन कमेटी ने आपको यही बात, रंगनाथन में बोल रहा हूँ, आपको राधा कृष्णन कमीशन ने क्या बोला था, तो आप बोलेगा कि राधा कृष्णन कमीशन ने हमको यही बात बोला था कि जो भी आपका लाइब्रेरी है उससे कितना टैक्स लेना चाहिए, जो भी आपका लाइब्रेरी है उससे 6.5% क्या लेना चाहिए। रंगनाथन कमेटी ने हमें क्या बोला था, जो आपका राधा कृष्णन कमीशन ने उसने क्या बोला था, तो राधा कृष्णन कमीशन ने यही बात बोला था कि जो भी लाइब्रेरी है उससे हमको कितना टैक्स लेना चाहिए, 6.25% लेना चाहिए। तो ये बात किसने बोला था, तो ये बात आपको बोला था राधा कृष्णन कमीशन ने। राधा कृष्णन कमीशन ने यही बात तो बोला था कि 6.5% क्या लेना चाहिए, लाइब्रेरी से कर लेना चाहिए। लेकिन अब जो कोठारी कमीशन आता है वो बोलता है कि 6.5% से कुछ भी नहीं होता है। अब जो टैक्स लेना होगा आपको कितना लेना होगा, 10% लेना होगा। कितना होगा, 10% लेना होगा। उसके साथ साथ ये पैसा भी बढ़ा देते हैं, जहाँ पे पहले 15 रुपया लग रहा होता है अब उसको बढ़ा के ये क्या
कर देते हैं, उसको 25 रुपये कर देते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन क्या बोलता है, जो आपका 15 रुपये लग रहा था वो अब कितना लगेगा, वो आपका 25 रुपये लगेगा। 15 रुपये से कितना होगा, 25। और जो पहले टीचर 200 रुपया देते थे, अब उनको ये बोल देते हैं कि 300 रुपया लगेगा। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो है ये आपका 1964 में आया था 14 जुलाई को। DS कोठरी इसके अध्यक्ष थे, जिनका नाम दौलत सिंह था। जिनका नाम क्या था, दौलत सिंह था। और ये अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट करते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट को 29 जून 1966 को सबमिट करते हैं। और इसमें यही बात बोला गया था कि अगर रेट 6.5% है तो उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाए, उसको 10% कर दिया जाए। ये कोठारी कमीशन का क्या था, अनुशंसा था। उसके बाद इन्होंने ये बात बोला कि जो आपका 15 रुपये कर्ज लेते हो, जो कर्जा लेते हो, उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप बढ़ा दीजिए। और उसको बढ़ा के कितना कर दीजिए, उसको बढ़ा के आप 15 रुपये को बढ़ा के 25 कर दीजिए। और जो आपका 200 रुपया उसको बढ़ा के कितना कर दीजिए, तो उसको 300 कर दीजिए। तो ये आपका कोठारी कमीशन का क्या था, रिकमेंडेशन था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका कोठारी कमीशन है ये भी किसके लिए है, तो ये भी दोस्तों आपका पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भी आपका कोठारी कमीशन भी है। तो आई होप आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि कोठारी कमीशन क्या है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका भारत में जो विश्वविद्यालय की राष्ट्र की आत्मा के रूप में सेवा करना है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका कोठारी एजुकेशन कमीशन के द्वारा ही कहा गया था। फिर आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि कोठारी कमीशन को कब बनाया गया, तो कोठारी कमीशन को 14 जुलाई 1964 को बनाया गया। कोठारी कमीशन को कब ख़त्म किया गया, तो 29 जून 1966 को ख़त्म कर दिया गया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि जो आपका कोठारी कमीशन है इसका क्यों बनाया गया था, तो कोठारी कमीशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो लाइब्रेरी है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। कोठारी कमीशन आई होप आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट रखने वाला बात याद रख लीजिए, कोठारी कमीशन के अध्यक्ष DS कोठरी थे, जिनका नाम दौलत सिंह था। कोठारी कमीशन 14 जुलाई 1964 को बना, 29 जून 1966 को ख़त्म कर दिया गया। और जो दो इंपॉर्टेंट बात ये था कि 6.5% से जो आपका कर था उसको बढ़ा के 10% कर दिया जाता है। और जो 15 रुपया पहले चार्ज लग रहा होता है स्टूडेंट को, उसको बढ़ा के 25 कर दिया जाता है। और जो पहले टीचर्स को 200 रुपया लग रहा था उसको अब कितना कर दिया जाता है, तो उसको अब 300 कर दिया जाता है। यही आपके कोठारी कमीशन का सार था, यही आपके कोठारी कमीशन का क्या था, सार था। ठीक है, और जो आपका 6.5% ये किस में हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोग राधा कृष्णन कमीशन में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सारी कमीशन पढ़ने के बाद आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं रिव्यू कमेटी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग रिव्यू कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका रिव्यू कमेटी है, जो आपका रिव्यू कमेटी है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो रिव्यू कमेटी है इसको स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा रिव्यू कमेटी जो है ये आपका 1957 में UGC के द्वारा ये बात बोला गया था कि भारत में लाइब्रेरी साइंस के लिए एक रिव्यू कमेटी भी होना चाहिए। 1957 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ऐसा बात बोला गया था कि भारत में पुस्तकालय के लिए आपका एक रिव्यू कमेटी होना चाहिए। और इसी के कहने पे क्या किया जाता है, 1961 में डॉक्टर SR रंगनाथन के अध्यक्षता में क्या किया जाता है, रिव्यू कमेटी को बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिव्यू कमेटी को बना दिया जाता है। और जब रिव्यू कमेटी बन के तैयार हो जाता है तो ये लोग एक बुक प्रकाशित करते हैं, जिस बुक का क्या नाम रहता है, जिस बुक का नाम रहता है लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी। जिस बुक का नाम रहता है लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी। और इसको कब प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको प्रकाशित किया जाता है 1965 में। कब किया जाता है, इसको प्रकाशित किया जाता है 1965 में। तो याद हो गया आपको, हमने क्या क्या बात किया, हमने रिव्यू कमेटी के बारे में बात किया। जो आपका रिव्यू कमेटी है ये 1957 में UGC के कहने पे बनाया गया था। 1961 में डॉक्टर SR रंगनाथन के कहने पे इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। और ये क्या करती है, तो ये अपना एक बुक बनाती है, जिस बुक का नाम क्या होता है, लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी। इस नाम से ये पुस्तकालय विज्ञान का क्या करती है, बुक बनाती है, या आप कह लो समीक्षा रिपोर्ट बनाती है। आप सबसे बेटर ये रहेगा बुक की जगह समीक्षा रिपोर्ट कह लो। तो लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से ये समीक्षा रिपोर्ट बनाती है और उसको ये क्या कर देती है, जारी कर देती है। तो रिव्यू कमेटी समझ गए, रिव्यू कमेटी किसके द्वारा बनाया गया, UGC के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1957 में बनाया गया। 1961 में डॉक्टर SR रंगनाथन इसका क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं, 1961 में डॉक्टर SR रंगनाथन इसका अध्यक्षता करते हैं। और ये क्या है, तो लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से ये क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपना रिपोर्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी। तो याद रखिएगा जो आपका वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी है ये कब आता है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी ये आता है आपका 1964 में। ये कब आता है, 1964 में। और किस योजना के तहत आता है, तो याद रखिएगा ये आपका पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। ये कब आता है तो याद रखिएगा, ये आपका पंचवर्षीय योजना के तहत आपका वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी आता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के तहत ये आता है। ठीक है, और इसी में क्या कर दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जून के 1964 में क्या कर दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जून 1964 को इसका चेयरमैन क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके चेयरमैन बनते हैं कौन, VKRV रॉ। कौन बनते हैं, VKRV रॉ जो हैं इसके क्या बन जाते हैं, इसके चेयरमैन बन जाते हैं। किसके, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी कमेटी के। ठीक है, और 1965 में एक मॉडर्न सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अपना रिपोर्ट ये क्या करते हैं, पारित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछे जाए कि वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी ये कब आया था, 1964 में आया था। ठीक है, और कैसे आया था, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। कब आया था, पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। और ये कब आ गया था, तो याद रखिएगा जून 1964 में आ गया था। और ये इसके जो उस वक्त के चेयरमैन थे वो कौन थे, तो आपके VKRV रॉ जो थे वो आपके उस वक्त के चेयरमैन थे। और याद रखिएगा 1965 में क्या होता है, 1965 में पुस्तकालय अधिनियम जो होता है अपना रिपोर्ट को क्या कर देता है, पब्लिश कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी कमेटी भी आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। ठीक है, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी कमेटी के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कौला कमेटी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कौला कमेटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौला कमेटी के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका कौला कमेटी है, ध्यान से सुनते जाइए, जो आपका कौला कमेटी है इसी को हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। जो आपका कौला कमेटी है इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। जो आपका कौला कमेटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौला कमेटी के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका कौला कमेटी है इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1990 में। इसको कब बनाया गया था, 1990 में इसको बना दिया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर PN कौला। वो कौन थे, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर PN कौला जो थे वो आपके कौला कमेटी के क्या थे, हेड थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कौला कमेटी के हेड कौन थे, तो आप बोल दीजिएगा प्रोफेसर PN कौला जो थे वो आपके कौला कमेटी के क्या थे, हेड थे। ये अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और ये रिपोर्ट कब पब्लिश करते हैं, तो 1992 में करते हैं। और इस रिपोर्ट का क्या नाम रहता है, तो इस रिपोर्ट का नाम रहता है रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। क्या नाम रहता है, रिपोर्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या नाम रहता है, रिपोर्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। रिपोर्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, रिपोर्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो देखिए हम लोग कौला कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो कौला कमेटी के बारे में हमने क्या सबसे पहले जाना, तो जो आपका कौला कमेटी है, जो आपका कौला कमेटी है इसी को हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। जो आपका कौला कमेटी है 1990 में इसको डेवलप किया गया था। और इसके प्रोफेसर कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर PN कौला थे। 1992 में क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे ये क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1992 में जो ये रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं वो किस चीज़ पे करते हैं, तो रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे अपना रिपोर्ट जाहिर करते हैं। तो आपका कौला कमेटी भी आई होप हो गया होगा। कौला कमेटी के बाद हम लोग अब आते हैं मेहरोत्रा कमेटी पे। किस पे आते हैं, मेहरोत्रा कमेटी। किस पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग आ रहे हैं मेहरोत्रा कमेटी के बारे में। तो याद रखिएगा जो आपका मेहरोत्रा कमेटी है ये आपका 1983 में इसका क्या कर दिया जाता है, इसका निर्माण कर दिया जाता है। मेहरोत्रा कमेटी का जो निर्माण है ये 1983 में कर दिया जाता है। और किसके अध्यक्षता में कर दिया जाता है, तो RC मेहरोत्रा के नज़र में ये कर दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपका मेहरोत्रा कमेटी है ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 1983 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, RC मेहरोत्रा थे। कौन थे, आपके RC मेहरोत्रा थे। और ये जो कमेटी है ये क्या करती है, 1986 में UGC को लाइब्रेरियन के वेतनमान के संतुलन पर अपने रिपोर्ट प्रसारित करती है। यानी जो आपका मेहरोत्रा कमेटी है ये इस बात पे काम करती है कि UGC को ये बात मानना होगा कि जो लाइब्रेरियन है, जो आपका लाइब्रेरियन है उसका जो सैलरी होगा वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के बराबर होगा। वो यूनिवर्सिटी में क्या होगा, प्रोफेसर के बराबर होगा। और इसी का लिखित वो मांगने लगते हैं। कौन, मेहरोत्रा कमेटी। तो मेहरोत्रा कमेटी का स्थापना 1983 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो RC मेहरोत्रा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है
1986 में यूजीसी के लाइब्रेरियन के वेतन में के संशोधन पर इसने क्या किया था, अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था। क्या कर दिया था? तो अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में। तो याद रखिएगा ये जो है ये कब आया था, तो ये आपका 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है, फिर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रस्तोगी कमेटी कब आया था, तो ये आपका 1997 में आया था। रस्तोगी कमेटी कब आया था? तो 1997 में आया था। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिया है और एक सबसे इंपॉर्टेंट बच रहा है, इसको कर लीजिए। ये है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन। ये क्या है आपका? नेशनल नॉलेज कमीशन। तो याद रखिए जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है ये कब आया था? तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है दोस्तों ये आपका 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। और इसको नियुक्त करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस गठन का अध्यक्ष किया था। नेशनल नॉलेज कमीशन जब था तो उस वक्त उसके पीएम कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेशनल नॉलेज कमीशन को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त के जो पीएम थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस वक्त क्या किया गया था? उसी वक्त इस कमेटी का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है इसका क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। और गठन कब कर दिया गया था? तो याद रखिएगा नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन है वो कर दिया गया था 13 जून 2005 को। कब कर दिया गया था? 13 जून 2005 को इस कमेटी का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। क्लियर हो गया? इस कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है यानी नेशनल नॉलेज कमीशन है, ठीक है, इसने क्या बोला था? इसने एक शीर्षक दिया लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज। लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज इसने दिया। नेशनल नॉलेज कमीशन ने 5 सूत्र दिया। क्या दिया? 5 टाइप में अपने इसको बांट दिया। लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज को इसने क्या किया? 5 सूत्र में बांट दिया। लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज को इन्होंने क्या कर दिया? 5 सूत्र में ये बांट दिया। लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज को इन्होंने क्या किया? 5 सूत्र में बांट दिया। ठीक है, तो पहला तो आपका यही हो जाता है एक्सेस टू नॉलेज। अगर आपसे कभी पूछा जाए एक्सेस टू नॉलेज जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ज्ञान की सुलभता, ये किस लॉ से संबंधित है? तो नेशनल नॉलेज कमीशन से रिलेटेड ये आपका पॉसिबल है। नेशनल नॉलेज कमीशन से रिगार्डिंग ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एक्सेस टू नॉलेज। क्या हो जाएगा? एक्सेस टू नॉलेज। फिर हम लोग बात करते हैं क्रिएशन का। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सर्विस का। फिर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन का। फिर हम लोग बात करते हैं नॉलेज कॉन्सेप्ट का। तो ये सारा का सारा आपका नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर ही आ जाता है। अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि लाइब्रेरी कमेटी जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन है। और कब बने थे? तो 1957 में। जो आपका रिव्यू कमेटी है, जो रिव्यू कमेटी है लाइब्रेरी साइंस का, उसके भी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रंगनाथन है। और ये कब बने? 1961 में बने। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी प्लानिंग कम्युनिकेशन ये सब, तो आप लोग बोल दीजिएगा इसका आंसर 1964। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? VK रॉय हैं। आपसे पूछा जाए कि जो आपका मेहरोत्रा कमेटी है, जो आपका मेहरोत्रा कमेटी है इसके चेयरमैन कौन है? तो मेहरोत्रा कमेटी के जो चेयरमैन है दोस्तों ये आपके RC मेहरोत्रा हैं। कौन है? RC मेहरोत्रा हैं। और RC मेहरोत्रा का जो है ये कब हो जाएगा? 1983 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि UGC, जो आपका UGC मॉडल है ये किसने दिया? तो आप बोलोगे सी करीदप्पा ने, ये श्री करीदप्पा ने आपको 1997 में आपका UGC का गाइडलाइन दिया था। और नेशनल नॉलेज कमीशन जो है इन्होंने कब दिया? तो 2005 में दिया। कब दिया? 2005 में दिया। और सैम पित्रोदा जो थे इसके चेयरमैन थे। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में आते हैं NML के बारे में। अगर NML के बारे में बात करें दोस्तों तो NML जो है ये कब आया था? तो आपका 2012 में आया था। और NML का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा NML का फुल फॉर्म होता है, जो आपका NML होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों? आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा कमीशन करवा दिया। और इसके बाद मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के बुक से जो ये आपका कमेटी एंड कमीशन है इसका मैं 50 टॉपिक करवा दूंगा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा।